नमस्कार। मैं जेपी चार, गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जनपद हरिद्वार का महामंत्री आप आज आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ। आइए उत्तराखंड राज्य में चालू गोल्डन कार्ड योजना पर कुछ चर्चा करते हैं। गोल्डन कार्ड योजना में कुछ भी गोल्डन नहीं है, इसके नाम के बिल्कुल प्रतिकूल है। कम से कम कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए तो कुछ भी गोल्डन नहीं है। बहुत सब्ज बाग दिखाए गए कर्मचारियों और पेंशनर्स को, लेकिन जब खोदा पहाड़ तो निकली चुहिया। यदि इस योजना में कुछ गोल्डन है तो राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखंड नामक सफ़ेद हाथी जो पाल रखा है वो गुलछर्रे उड़ा रहा है, उसी के लिए ये गोल्डन भी है। उत्तराखंड सरकार अपनी राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के माध्यम से ट्रस्ट मोड में चला रहा है। मुझे तो राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में भी एक पैसे का ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट मोड पे चलाया जा रहा है, लेकिन हमें उस पर ट्रस्ट नहीं है। ये हमारे पैसे का उपभोग क्यों कर रहा है, हमारे अंशदान का खर्चा कहाँ कर रहा है, किसके ऊपर कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसमें कोई भी अंश मात्र भी पारदर्शिता नहीं है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण स्वास्थ्य साथी संस्था है जो सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत है। स्वास्थ्य साथी संस्था का अर्थ है एक ऐसी संस्था जो अपने कामकाज और निर्णयों पर बाहरी सरकारी या अन्य निकायों के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार रखती है, कार्य करती है। इन्हें अपने संचालन और नीतियों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार होता है और इन्हें अपने विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित भी किया जाता है। वित्तीय लेखा अनुभाग उत्तराखंड शासन के आदेश संख्या भी बता देता हूँ 688 दिनांक 14 सितंबर 2018 द्वारा स्थापित गाइडलाइन नियमों के क्रम में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण का तो गठन किया गया, किंतु नंबर 1 जिस उद्देश्य के लिए संस्था का गठन एवं रजिस्ट्रेशन कराया गया उसका विवरण इसके बायलॉज में नहीं है। गंभीर बात है, विचार करिए। नंबर 2, क्योंकि राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना और गोल्डन कार्ड के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हम कार्मिक और पेंशनर्स जो प्रतिमाह अंशदान देते हैं वो हैं। इस सोसाइटी और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के संस्था के सदस्य नहीं है। जो अंशदान देते हैं वही इसके सदस्य नहीं है। सर्वप्रथम कार्मिकों और पेंशनर्स को सोसाइटी के सदस्य माना जाना चाहिए। तीसरा बिंदु, इस राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हम कार्मिकों पेंशनर जो प्रतिमाह अंशदान देते हैं सोसाइटी के अंशधारक हैं, वही संस्था के सदस्य नहीं है। क्योंकि आयुष्मान योजना के लाभार्थियों की चिकित्सा उपचार सुविधा SGHS राज्य प्राधिकरण के माध्यम से चलाई जाती है, तो राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना यानी गोल्डन कार्ड जिसे नाम दिया जा रहा है, वो गोल्डन कार्ड सरकार द्वारा गोल्डन कार्ड के संचालन को भी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के स्मृति पत्र और कार्यप्रणाली में सम्मिलित किया जाना चाहिए था। संस्था के ढांचे का पुनर्गठन हो, कार्मिकों और पेंशनर्स को प्रतिनिधित्व मिले, कार्मिकों पेंशनर्स की चिकित्सा उपचार एवं सुविधा हेतु बजट की व्यवस्था जैसे भारत सरकार आयुष्मान योजना के लिए करती है, ऐसे ही राज्य सरकार कर्मचारी और पेंशनर्स के निःशुल्क चिकित्सा उपचार के लिए भी करे। 5वां बिंदु है इसका कि शासनादेश संख्या 688 और 4 मई 2020 को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखंड अस्तित्व में आया। इस शासनादेश के द्वारा उसमें वर्णित उद्देश्य और दायित्वों को सोसाइटी के स्मृति पत्र में अंगीकृत किया जाना चाहिए, शामिल किया जाए। तदुपरांत कार्मिकों पेंशनर्स के उपचार और चिकित्सा उपचार सुविधा हेतु नीति बनाई जाए जिसका क्रियान्वयन भी ईमानदारी से कराया जाए। प्राधिकरण अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम कर रहा है। इसके बाईलॉज क्या है? प्राधिकरण में गवर्निंग बॉडी हावी है, यह इनकी मीटिंग की कार्यवाहियों से भी जाहिर हो जाता है, यानी कि प्राधिकरण ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। इसके प्रचलन पर व्यय ध्यान देने की बात है। राज्य सरकार स्वास्थ्य और भारत सरकार की आयुष्मान योजना प्रचलन व्यय कहां से आता है? राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखंड को राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के प्रचलन करने को राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई बजट प्रावधान नहीं है। आयुष्मान योजना के लाभार्थियों और ऑप्ट आउट के लाभार्थियों का सोसाइटी के संचालन व्यय में किसी प्रकार की हिस्सेदारी नहीं, परंतु गोल्डन कार्ड धारक प्रत्येक कार्मिक और पेंशनर्स की मासिक अंशदान में 5 रुपए प्रति कार्मिक और पेंशनर्स सोसाइटी के संचालन हेतु उसके प्रचालन पर व्यय हेतु कटौती की जाती है। यह व्यवस्था है शासनादेश में। सामान्य साथियों, स्पष्ट हो जाता है कि हमें लूटा जा रहा है। गोल्डन कार्ड वेतनभोगी कार्मिकों पेंशनर्स के साथ एक खुला धोखा है। हमें गोल्डन कार्ड की कैशलेस व्यवस्था नहीं चाहिए, हमें पुरानी व्यवस्था वापस लौटा दी जाए। इसके पीछे भी हम कुछ तर्क देते हैं।
कार्मिक और पेंशनर की स्वास्थ्य चिकित्सा उपचार सुविधा की जिम्मेदारी कल्याणकारी राज्य की है, कोई भी सरकार की जिम्मेदारी है। हमें चिकित्सा उपचार सुविधा की 100% प्रतिपूर्ति सरकार करे और ये बात भी ध्यान रखे कि प्रतिपूर्ति हमें उस दर पर की जाए जिस दर पर सरकार हमारे उपचार के एवज में निजी चिकित्सालय और लैब को करती है, या निजी चिकित्सालय और लैब जिस दर पर सरकार से भुगतान ले रहे हैं उसी दर पर भुगतान पेंशनर्स और कार्मिकों से भी लिया जाए। कार्मिकों और पेंशनर्स की प्रतिपूर्ति किसी और दर पर, निजी चिकित्सालयों को भुगतान और किसी और दर पर, ये कहां तक का न्याय है? इसका क्या औचित्य है? जब हमें समय से कैशलेस सुविधा चिकित्सा उपचार नहीं मिल पा रहा है तो हम क्यों राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण नामक सफेद हाथी और पेंशनर्स के अंशदान से को पालें? ये तो वही बात हुई गई दूध की रखवाली बिल्ली की जिम्मेदारी में। हमें कार्मिक और पेंशनर्स को तो सुविधा मिल नहीं पा रही और बिल्ली मोटी होती जा रही है। एक राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण से बेहतर तो यह था कि प्रत्येक जिले में यह कार्य किसी एक या दो कार्मिकों से ट्रेजरी के माध्यम से संचालित कराया जाता। लूट की हद यह भी है कि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण अपनी अक्षमता को ढकने के लिए अब इस योजना को हाइब्रिड मोड में चलाने की तैयारी कर रहा है, सलाह दे रहा है। यह हाइब्रिड मोड है क्या? इसका सीधा साधा मतलब हुआ अब हमसे नहीं हो सकेगा, अब हम इस योजना को बीमा कंपनियों के माध्यम से चलाकर देखते हैं, या जैसे कि प्राइवेटाइजेशन की एक मुहिम चली है उस प्राइवेटाइजेशन के तहत में किस किस को लाभ पहुंचा सकते हैं, यही इनकी योजना है। हमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं चाहिए। हमें तो हमारी पुरानी व्यवस्था के अनुरूप 100% प्रतिपूर्ति सीजीएस की दरों पर कर दी जाए और हमसे भुगतान भी सीजीएस की दरों पर ही चिकित्सालय लिए जाए, चिकित्सालयों को इस चीज के लिए बाध्य किया जाए। ये भी देखने में आया है कि राज्य के सूचीबद्ध प्रतिष्ठित चिकित्सालय गोल्डन कार्ड को स्वीकार नहीं कर रहे। ऐसा सुनने में आया है। हिमालयन हॉस्पिटल है और भी ऐसे बड़े अस्पताल हैं, केवल 10% कार्ड धारकों को ले रहे हैं। बताते हैं करोड़ों रुपए उन पर खर्चा है। उस खर्चे के लिए सरकार कहती है हम ब्याज पर पैसा ले रहे हैं, वो ब्याज भी हमारे अंशदान से दिया जाएगा। ये कौन सा तुक है? कैसी व्यवस्था है? ये तो आप सभी समझ गए होंगे कि गोल्डन कार्ड योजना में कार्मिक और पेंशनर्स के साथ कितना बड़ा खेला खेला जा रहा है। अब इस पर विचारणीय बात है कि हम कहां तक जा सकते हैं। कुछ और भी विषय हैं, बड़े गंभीर विषय हैं। अब ये विचार करें हम लोग कि भारत सरकार के किसी भी राज्य में और न भारत सरकार के अधीन कार्मिक और पेंशनर्सों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें गोल्डन कार्ड जैसी व्यवस्था हो और कार्मिकों और पेंशनर से कहीं किसी तरह का अंशदान लिया जाता हो? कहीं भी नहीं है पूरे भारतवर्ष में। और एक चीज और अचंभे की है कि जो अखिल भारतीय सेवाओं के कार्मिक और पेंशनर्स हैं, उदाहरण के तौर पर हमारे शासन के अधिकारी, सचिव, अपर सचिव, मुख्य सचिव, जिले में जिलाधिकारी महोदय, यानी जो आईएएस, आईपीएस, जो भी भारत सरकार की सेवा के अधिकारी हैं, चाहे वो राज्य में ही सेवारत हैं, वो सीजीएस की सुविधा मिलती है। भारत सरकार उसके लिए सीजीएस फैसिलिटी के सीजीएचएस फैसिलिटी के तहत देती है। अब विचारणीय बात यह है कि इनकी जो व्यय प्रतिपूर्ति है, कहीं वो तो हमारे गोल्डन कार्ड योजना के अंशदान से नहीं ली जा रही। और ये पक्का है, मैंने आशंका व्यक्त की ना, पक्का है। एक शासनादेश हम आपके सामने प्रदर्शित करने को तैयार हैं साक्ष्य के साथ में। वो उत्तराखंड शासन ने एक जो व्यवस्था बनाई राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की, तो प्रस्थांकन किया है उनके चिकित्सा उपचार के लिए भी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को। इसके माने भारत सरकार की इस व्यवस्था में उनके चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यहां प्राधिकरण को प्रस्थांकन करने का मतलब क्या है कि इनके खर्चे भी आप अपनी व्यवस्था के अनुसार देखिए। बहुत गंभीर बातें हैं। अब इस आते हैं कि इन चीजों पर इनका निदान क्या हो सकता है, निराकरण क्या हो सकता है। इसका एक और केवल एक निदान ये है, एक और केवल एक व्यवस्था ये बननी चाहिए, हमें हमारी पुरानी चिकित्सा उपचार सुविधा, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की सुविधा, चिकित्सा परिचर्या नियमावली जो उत्तराखंड में अंगीकार की गई थी, उत्तराखंड में भी अंगीकार की गई थी, वो वापस लौटा दी जाए। कार्मिकों, पेंशनों, चिकित्सा उपचार में किसी प्रकार की व्यय की प्रतिपूर्ति सीजीएस की दरों पर ही करें भले ही। कल्याणकारी सरकार का दायित्व है कि वो अपने कार्मिकों और पेंशनर्स के चिकित्सा उपचार पर होने वाले व्यय का वहन 100% वहन करे। उसमें कार्मिकों और पेंशनर्स को
को किसी भी अंशदान या किसी भी कटौती के लिए बाध्य न किया जाए, इसके लिए कठोर व्यवस्था बने। रही कैशलेस उपचार की, तो हम ये मान सकते हैं, मान लेते हैं एक बार को कि हमारे अंशदान प्रतिमाह अंशदान निधि में जमा हो, अंशदान हो हमारा, और लेकिन उसके लिए एक निधि बनाई जाए, एक फंड बनाया जाए, उस फंड से उसकी सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। उस फंड की देखरेख हम लोग यानी पेंशनर्स और कार्मिकों के प्रतिनिधि भी करें, सरकार का भी प्रतिनिधि रहे, कोई बेईमानी ना हो, कोई किसी तरह का ना हो, वैधानिकता के लिए भी सरकार का प्रतिनिधि रह सकता है, लेकिन वो सुविधा उससे ली जा सकती है, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई बढ़ोतरी तो नहीं होगी, लेकिन जितना है उतना भी हम देने को तैयार हो जाएंगे, इस स्तर पर कि वो निधि के रूप में उसका उपभोग किया जाए, उपयोग किया जाए। प्रश्न ये नहीं, ये है कि केवल गोल्डन कार्ड धारकों से ही राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के संचालन का व्यय क्यों वसूला जा रहा है भाई? कार्मिकों, पेंशनर्स के लिए तो 20-25 कार्मिकों का प्राधिकरण ही बहुत था, या कोषागार के माध्यम से कार्य कराया जा सकता था। हम इस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं। हम सफेद हाथी नहीं पालना चाहते, हम अपने दूध की रखवाली बिल्ली को नहीं सौंपना चाहते, हम अपने दूध की रखवाली हम खुद करना चाहते हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। एक बिंदु बताता हूं आपको कि या तो ऑप्ट आउट लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड योजना में शामिल कर लिया जाए, अन्यथा उनकी चिकित्सा उपचार सुविधा हेतु अलग से सतत बजट की व्यवस्था की जाए। ऑप्ट आउट वालों का भी खर्चा तुम अंशदान योजना से कर रहे हो, जो अंशदान नहीं दे रहे उनका भी प्रतिपूर्ति भी इसी से करो, ये तो कोई तुक की बात नहीं है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान योजना के लाभार्थी और कार्मिक पेंशनर से संबंधित धनराशि को अलग अलग खातों में सुरक्षित रखा जाए। कार्मिकों और पेंशनर्स के खाते में मासिक अंशदान जमा किया जाए, उसी खाते में से कैशलेस सुविधा का भुगतान किया जाए, और चिकित्सा प्रतिपूर्ति का बजट उपलब्ध होते ही या कम होने की स्थिति में बजट की व्यवस्था होते ही इस खाते से प्रशासनिक मद या किसी अन्य मद में भुगतान कदापि न किया जाए। इसके अतिरिक्त इस मद में से किसी अन्य मद को भुगतान हेतु किसी प्रकार का समायोजन भी न किया जाए, और जो प्रतिपूर्ति पर व्यय हुआ था, जो एडवांस दिया गया था, वो इसको वापस कर दिया जाए बजट आते ही। भारत सरकार राज्य सरकार के माध्यम कल्याणकारी योजना आयुष्मान योजना चला रही है, उसमें राज्य की 100% जनसंख्या को आच्छादित करने का लक्ष्य है, और राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार ये कहते भी है कि हमने 100% नागरिकों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया है। अतः प्रश्न ये उठता है कि इस योजना के कार्मिक पेंशनर्स को तथा इसके आश्रितों को इस योजना से वंचित क्यों हो गया? इस योजना में वो भी तो इसी राज्य के नागरिक हैं, उनको क्यों वंचित किया गया? 5 लाख तक के लिए तो हकदार वो भी बन जाते हैं, राज्य सरकार जो घोषणा करती है उसके अनुसार में। दूसरा, कार्मिकों पेंशनर तथा अब एक चीज और भी आती है, अभी जो प्रश्न उठा मंत्रिमंडल के मामले में, जो समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगा कि 5 लाख तक की योजना वो इंश्योरेंस मोड में चलाएंगे। इसके माने स्वाभाविक सी बात है कि इंश्योरेंस पर वही 5 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी को दिए जाएंगे जो भारत सरकार के आयुष्मान के नाम पर आम नागरिक के लिए आवंटित है। बहुत गंभीर बात हो जाएगी अगर ये चीज है। और उदाहरण देता हूं उस मामले में, पड़ोसी राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा सुविधा है, वही 5 लाख तक की सुविधा उनकी सीमित है, और वो वहीं से व्यय लिया जा रहा है, कार्मिकों से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। खैर, ये राज्य सरकार की नीयत के ऊपर है कि वो क्या करती है इसमें, लेकिन हमें यह आशंका है कार्मिकों और पेंशनरों तथा उनके आश्रितों को भी आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख तक की छूट दी जा सकती है, वहां तक शामिल कर लें। उसके आगे का व्यवहार राज्य सरकार अपने फंड से उपलब्ध करावे। 5 लाख तक के अधिक तक की सुविधा जो है, और अगर बाई चांस बजट में इधर उधर कुछ कम होता है तो उसके लिए बता दिया हमारी निधि बनाए, उसमें से पैसा ले ले हमसे उधार बिना ब्याज के कर्जे से, वो चुकावे, और जैसे ही बजट की व्यवस्था हो जाए हमारा पैसा हमारी निधि में वापस करे। पेंशनर्स के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु आहरण वितरण अधिकारी संबंधित कोषागार को बनाया जाए, जहां से पेंशन प्राप्त करते हैं। कार्मिकों को कार्याध्यक्ष और विभागाध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन हमारा विभागाध्यक्ष, कार्याध्यक्ष और आहरण वितरण अधिकारी, क्योंकि कोषागार है, कोषागार के अलावा किसी का भी हस्तक्षेप उचित नहीं है, न हम स्वीकार करना चाहते हैं। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय के उपचार की दरों में भिन्न भिन्नता है, एक रूपता नहीं है। उदाहरण दे सकता हूं, CGHS की दरें अलग है, केंद्र सरकार की जो अस्पतालों की दरें हैं। SGHS की दरें भी हैं, जिन पर 10% पहले कभी प्रतिवर्ष बढ़ोतरी होती थी, पिछले साल शायद उस पर निर्णय ले लिया कि जो है उतनी बनी रहेंगी। वो लगभग
जो बाजार दरें हैं उनके आसपास ही हैं। और एक और दर है, वो है एनएचएम। एनएचएम की दर अलग है, नेशनल हेल्थ मिशन की जो योजना चल रही है उनकी उपचार और परीक्षण की दरें अलग हैं, निदान और उपचार की दरें। और एक और दर है, वो है हमारी राज्य सरकार ने, ऐसी व्यवस्था भी कहीं नहीं है दूसरे प्रदेशों में, हमारी राज्य सरकार ने एक किसी प्राइवेट डायग्नोस्टिक कंपनी को हायर किया है। यहां कई सौ करोड़ रुपए प्रति माह का बजट जाता है, भुगतान करता है एनएचएम। उसकी दरें बिल्कुल अलग हैं। तो चार चार दरें, समान सुविधाओं की चार चार दरें इस राज्य में लागू हैं। वो एक समानता तो होनी चाहिए। ये तो मेरे विचार से जो टैक्स वाले हैं और जो दूसरे विभाग हैं, ये तो मेरे विचार से वैधानिक रूप से भी शायद उचित नहीं है कि किसी भी चीज की अलग अलग दरें एक राज्य में या एक दुकान पर या एक चिकित्सालय में हों। वो तो बहुत ही अवैधानिक मेरे विचार से माना जाना चाहिए। और ये जैसे कि बात आती है एमआरपी की व्यवस्था कुछ है, तो एमआरपी और एक जो भी रेट निर्धारित हो, जैम की चर्चा जैसे मैंने करी, जैम जो गवर्नमेंट का एक पोर्टल है क्रय का, उसमें भी न्यूनतम और अधिकतम वाली चर्चा है, उसको भी देखा जाना चाहिए। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों के उपचार की दरों में भिन्नता है, वो समान होनी चाहिए। इससे अनावश्यक भार सरकार पर पड़ता है और सरकार को भी झेलना पड़ेगा। राज्य सरकार ऐसी चीजों को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में सख्ती के साथ लागू कर सकती है और इसकी देखरेख में हमारे प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जा सकता है। रोगी के सूचीबद्ध चिकित्सालय से डिस्चार्ज होने के बाद रोगी के चिकित्सा उपचार बिल की रोगी के हस्ताक्षर के बाद पोर्टल में अपलोड किया जाए, पोर्टल बनाया जाए जिसमें सारी व्यवस्था हो, उसका प्रिंट गोल्डन कार्ड धारक को उपलब्ध करा दिया जाए। और यदि रोगी की दुर्भाग्यवश मान लो मृत्यु भी हो जाती है तो गोल्डन कार्ड धारक के रिश्तेदार सहायक के हस्ताक्षर उस पर कराए जा सकते हैं। वह पूरा भुगतान वहीं कर दिया जाना चाहिए। और इस भुगतान के लिए जो प्रणाली है वो वही पोर्टल के माध्यम से आगे बढ़ाई जाए। कार्मिक पेंशनर्स को कहीं भी बाध्य न किया जाए कोई पैसा भुगतान करने के लिए। चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान समयावधि में कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे हमारी जो निधि की बात हम कर रहे हैं अगर कैशलेस के लिए एडवांस देने के तौर पर, तो उसका भी नुकसान न हो। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा गोल्डन कार्ड धारकों के उपचार, चिकित्सा उपचार, निदान, इसके लिए एक इंफॉर्मेटिक वेब पोर्टल बनाया जाए। सभी सूचीबद्ध चिकित्सालयों को पोर्टल में अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराया जाए। इस पोर्टल में रोगी जीआरडी नंबर या पीपीओ नंबर डालने पर रोगी का परिचयात्मक विवरण उपलब्ध हो जाए। उसके बाद रजिस्टर्ड हो जाए, रोगी भी सारे पेंशनर और कार्मिक रजिस्टर्ड हो जाए, उसका पंजीकृत कर लिया जाए। इस पोर्टल में रोगी जीआरडी नंबर डालने के बाद में विवरण उपलब्ध हो जाएगा और उसके बाद में गोल्डन कार्ड धारक को पोर्टल से अंगूठे का निशान अपलोड करा लिया जाए। और जिन बुजुर्गों का क्या नाम है अंगूठे का निशान नहीं चल पाता है, उनको बायोमेट्रिक्स नहीं जिनका चल पाता है, उस दिशा में कोषागार में पंजीकृत मोबाइल नंबर से ओटीपी के माध्यम से उसे कंफर्म किया जा सकता है। उसके बाद रोगी का प्रथम दिन का बीपी, शुगर, तापमान, जो भी वाइटल्स होते हैं, जो रोगी के आवश्यक वाइटल्स होते हैं, उसके बाद यह अंकित किया जाए कि रोगी को किन किन पैकेज के अंतर्गत क्लिनिकल टेस्ट किया जाना है और क्या क्या इसको उपचार में व्यवस्था दी जानी है। पैकेज की बीमारी केंद्रित न होकर, पैकेज को बीमारी के आधार पर केंद्रित न होकर चिकित्सालय केंद्रित होना चाहिए। अर्थात कोई भी रोगी, मान लो उसे 2-3 तरह की बीमारी है, उसको हार्ट की तकलीफ भी है और उसको डायलिसिस भी होना है, उसको किडनी की बीमारी भी है, तो कोई भी ऐसा अस्पताल चिन्हित किया जाए जो दोनों रोगों का उपचार कर सकता हो। फिर ये नहीं है कि एक पैकेज में हार्ट का लिया फिर दूसरे में उसको किडनी का लिया जा रहा है। ऐसा होना चाहिए। ऐसे चिकित्सालयों को चिन्हित भी किया जाना चाहिए। जिस चिकित्सालय में गोल्डन कार्ड धारक का इलाज हो रहा है उसे उस चिकित्सालय की समस्त विभागों की पूर्ण सेवाएं एक साथ प्राप्त होनी चाहिए, ये व्यवस्था बनाई जाए। प्रशासनिक मद में कितना व्यय किया जा रहा है, कहीं प्रशासनिक में प्रति कार्मिक पेंशन के रूप में 5 रुपए प्रति कार्मिक से अधिक व्यय तो नहीं हो रहा है, या जो भी व्यवस्था बनाने, जब हम व्यवस्था में शामिल होंगे तो 5 रुपए करें, 10 रुपए करें या न करें, इसको उसका हिसाब किताब साफ होना चाहिए पेंशनर्स और कार्मिक प्रतिनिधियों के सामने भी, और पोर्टल पर क्लियर कट होना चाहिए। कार्मिकों और पेंशनर्स के चिकित्सा उपचार के प्रतिपूर्ति का भुगतान तो इस मद में से हो तो नहीं रहा है कहीं, ये भी विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो
जो व्यय प्रतिपूर्ति की व्यवस्था बिल्कुल अलग है। ताज्जुब की बात तो यहाँ ये भी है ना कि हम कैशलेस की बात करते हैं, और जब अस्पताल कैशलेस नहीं दे तो मजबूरी में उन्हें पहले अंशदान भी दे रहे हैं, फिर प्रारंभिक भुगतान भी करता है, एडवांस भुगतान भी उन्हें करना पड़ रहा है, फिर कटौती भी करानी पड़ती है, जो चिकित्सा विभाग से जो वेरिफिकेशन में कटौती होती है, और उसके बाद में 8-8 महीने 10-10 महीने तक फिर प्रतीक्षा। तो ये तो अन्याय है सरासर। आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के चिकित्सा उपचार का व्यय तो इस मत से नहीं हो रहा, ये हमें विशेष रूप ध्यान रखना पड़ेगा। मित्रों, अब इस सारी व्यवस्था का सार, गोल्डन कार्ड व्यवस्था की वैधानिकता और उसके औचित्य पर अब सवाल उठने लगे हैं। असल में उत्तराखंड राज्य देश का पहला अकेला राज्य है जहां अपने कार्मिक और पेंशनर्स के लिए चिकित्सा सुविधा के बदले अंशदान लिया जा रहा है। अन्यथा अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यह व्यवस्था राज्य में अभी भी लागू है, लेकिन सरकार उस पर अमल न करके अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। मूल रूप से कार्मिक पेंशनर्स के चिकित्सा व्यय का खर्चा व्ययभार उसका सरकार झेलती है, और इसके लिए बाकायदा हर वर्ष बजट की प्रावधान भी होता था। वर्ष 2018 में उत्तराखंड में कैशलेस सेवा देने के सब्जबाग दिखाकर बिना किसी सहमति के यू हेल्थ कार्ड योजना लागू की, जिसे बाद में 2020-21 में गोल्डन कार्ड योजना के नाम पर परिवर्तन कर दिया गया, और इसके लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन कर दिया गया। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण वास्तव में भारत सरकार की जो योजना है अटल आयुष्मान योजना, उसके संचालन के लिए हर राज्य में गठित है, लेकिन हमारे ऊपर अनावश्यक रूप से इसे थोप दिया गया, और हमारे कार्यक्रम को संचालन को उसके साथ जोड़ के 5 रुपये प्रति अंशदाता की कटौती का प्रावधान भी कर दिया गया। हालांकि ये जरूरी नहीं है, न हमें पता है कि कहीं उसका खर्चा हमारे ही अंशदान से न लिया जा रहा हो। और ताज्जुब की बात यह है कि अपनी आर्थिक भागीदारी से बचते हुए उन्होंने बजट आवंटन रोक दिया सरकार ने। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और जिम्मेदारी को देखा जाए तो कार्मिकों सहित पेंशनर्स के चिकित्सा व्यय भुगतान की जिम्मेदारी उत्तराखंड शासन की है, लेकिन कैशलेस सुविधा के लिए इकट्ठे किए जा रहे अंशदान से प्रतिपूर्ति भी की जा रही है। व्यवस्था में कुछ झोल है और इसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। अंशदान कटौती में बढ़ोतरी की बिल्कुल भी औचित्य नहीं है, और पेंशनर्स तो इसे सिरे से नकार चुके हैं, और प्रयास किया जा रहा है एक मत बनाने का कि हम इस अंशदान योजना से बाहर कार्मिक और पेंशनर्स निकलेंगे, पुरानी व्यवस्था बहाल करने का अनुरोध शासन से करेंगे, और अगर सरकार नहीं मानती है तो उसके लिए एकजुट होकर आंदोलन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।